हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास के साइंस का 10th चैप्टर किशोर अवस्था की ओर इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में हम इसी चैप्टर के अंतर्गत किशोर अवस्था एवं यौवना आरंभ में होने वाले परिवर्तन, गौण लैंगिक लक्षण, जनन प्रकारों में हार्मोन्स की भूमिका, जनन काल की अवधि, लिंग निर्धारण, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त हमारे शरीर के अन्य हार्मोन तथा कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए हार्मोन्स का योगदान किस प्रकार से होता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में अंतिम जननात्मक स्वास्थ्य क्या होता है तथा इसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, पढ़ते हैं। जननात्मक स्वास्थ्य। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में जननात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत संतुलित आहार के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से किशोर अवस्था में किशोरों को संतुलित आहार करना चाहिए, अर्थात किस तरह से किशोरों को किशोर अवस्था में पोषण की आवश्यकताएं होती है। आज हम इस जननात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता तथा अन्य कई बातों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को अपने शरीर की स्वच्छता रखनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए, हो सके तो 2 बार, नहीं तो प्रतिदिन एक बार तो स्नान प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। दिन में एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि संवेदी ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। बच्चों, किशोर अवस्था में किशोरों यानी लड़के व लड़कियों की संवेदी ग्रंथियां यानी वे ग्रंथियां जहां से पसीना निकलता है, तो किशोर अवस्था में किशोरों में संवेदी ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता होती है, जिसके कारण पसीना अधिक निकलता है और शरीर में गंध आने लगती है। इसीलिए किशोरों को तो प्रतिदिन एक बार स्नान करना ही चाहिए। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोना चाहिए। बच्चों, जब स्नान करते हैं तब हमारे शरीर के सभी भागों को हमें अच्छी से धोना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। बच्चों, यदि हमारे शरीर के प्रत्येक भाग की सफाई नहीं की जाए तो उस स्थान पर जीवाणुओं के संक्रमण होने का खतरा रहता है तथा कोई ना कोई त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम जब स्नान करते हैं तब हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को अच्छी से भली प्रकार धोना चाहिए। लड़कियों को ऋतु स्त्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, लड़कियां जब ऋतु स्त्राव में होती है तब उन्हें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतु स्त्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतु स्त्राव के लिए तैयार होना चाहिए। बच्चों, जब लड़कियां ऋतु स्त्राव में होती है तो उस समय उन्हें अपने शरीर के सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ऋतु स्त्राव के समय हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। जब लड़कियां ऋतु स्त्राव में होती है तब उन्हें सैनिटरी पैड या घर पर तैयार किए गए कपड़े या कपड़े से बने हुए पैड का उपयोग करना चाहिए।
आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलना चाहिए। जब लड़कियां ऋतुस्राव में होती है तब उन्हें दिन में कम से कम आवश्यकता के अनुसार 3 से 4 घंटों में नैपकिन अथवा घर पे तैयार किए गए पैड को बदलते रहना चाहिए, जिससे जीवाणुओं के संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। इस प्रकार से बच्चों, हमें अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। स्नान करते समय हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों को अच्छी से साबुन से धोना चाहिए। खाना खाने से पूर्व भी बच्चों हाथों को धोना चाहिए। शारीरिक व्यायाम। बच्चों, हमारे शरीर के लिए शारीरिक व्यायाम अर्थात योग करना बहुत आवश्यक होता है। योग या व्यायाम करने से हमारे शरीर के आधे रोग दूर हो जाते हैं तथा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शारीरिक व्यायाम के साथ ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। बच्चों, हमें व्यायाम के साथ सुबह व शाम को ताज़ी हवा में टहलना या घूमना चाहिए। कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए जिससे हमारा शरीर चुस्त एवं स्वस्थ रहता है। सभी युवा, किशोरों, लड़के एवं लड़कियों को टहलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए एवं बाहर खेलना चाहिए। बच्चों, सभी आयु के व्यक्तियों को उनके आयु के अनुसार योग या व्यायाम करने ही चाहिए तथा बाहर ताज़ी हवा में टहलना चाहिए। व्यायाम करने व टहलने से हमारा शरीर स्वस्थ एवं चुस्त रहता है। हमें पूरे दिन थकान महसूस नहीं होती है तथा हमारे शरीर में ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती है, कमजोरी महसूस नहीं होती है तथा व्यायाम करने व टहलने से हमारे शरीर को ऑक्सीजन, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है तथा हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो बच्चों, हमें व्यायाम व नित्य टहलना चाहिए, यानी हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए तथा टहलना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं है कि आप सभी व्यायाम करो, कुछ 2-3 व्यायाम करो, लेकिन प्रतिदिन व्यायाम करने चाहिए या और बाहर टहलना चाहिए, चाहे वह सुबह जल्दी टहलो या शाम को। नशीली दवाओं का निषेध करें। बच्चों, किशोर अवस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय होता है। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किशोर या तो पूर्णतया सुधर जाते हैं या नशीली दवाओं का सेवन कर पूर्ण रूप से बिगड़ जाते हैं। तो बच्चों, यह अवस्था यानी किशोर अवस्था लड़के व लड़कियों के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय होता है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। किशोर अवस्था के समय अधिकतर किशोर भ्रमित हो जाते हैं तथा असुरक्षित, अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इस समय वह अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग यानी नशीली दवा का सेवन आपके लिए अच्छा अथवा तनाव मुक्त होगा, तो आप इसके लिए ना ही कहें। आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए जब तक कि वह डॉक्टर द्वारा ना दी जाए। बच्चों, किशोर अवस्था की इस अवधि में
किशोर यानी लड़के व लड़कियां भ्रमित हो जाते हैं तथा कई लोगों द्वारा उन्हें भ्रमित कर दिया जाता है तथा कई व्यक्तियों द्वारा किशोरों को भ्रमित कर इस प्रकार की नशीली दवाइयों का सेवन करवाया जाता है। किशोरों को इस प्रकार की नशीली दवाइयाँ या ड्रग्स दिए जाते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। किशोर अवस्था के इस समय यदि कोई किशोर लड़के या लड़कियां इस प्रकार की गलत आदतों में पड़ जाता है यानी नशीली दवाओं का उपयोग करने लग जाता है तो यह इसके लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। एक बार इस प्रकार की नशीली आदतों की लत लगने के बाद इस आदत को या इस लत को छुड़वाना मुश्किल हो जाता है तथा इन नशीली दवाइयों का उपयोग कर वह कई गलत कार्य भी करते हैं। तो बच्चों, जब तक डॉक्टर द्वारा कोई भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं दी जाए तब तक आपको किसी भी व्यक्ति के कहने पर किसी प्रकार की कोई दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। बच्चों, यदि आपको इस प्रकार के ड्रग्स या नशीली दवाओं की आदत या लत पड़ जाती है तो फिर एक बार इन्हें लेने के बाद आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है। एक बार इस प्रकार की दवाओं की लत पड़ने के बाद इस प्रकार की दवाओं को, नशीली दवाओं को या ड्रग्स को छुड़वाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बच्चों, इस प्रकार की दवाओं की एक बार लत पड़ने के बाद इन्हें हमें बार बार लेने की इच्छा होती है। जब एक बार इसकी लत पड़ जाती है तो इन दवाओं को बार बार लेने की इच्छा होती जाती है और फिर आपका शरीर इन दवाओं के सिवा कार्य नहीं करता है और आप बेहोशी की स्थिति में पड़े रहते हैं। यदि आपको समय पर फिर यह दवाइयाँ या ड्रग्स प्राप्त नहीं होते हैं तो आप अपने होश में नहीं होते हैं। इस प्रकार की नशीली दवाएं या ड्रग्स आपकी खुशियों व आपके स्वास्थ्य दोनों को बर्बाद कर देती है। तो बच्चों, आपको यदि कोई भी व्यक्ति कहे किसी भी दवाओं या नशीली दवाओं का सेवन करने के लिए कहे तो आप उनका सेवन ना करें जब तक कि डॉक्टर ना कहे। तो बच्चों, हमें इस प्रकार की दवाओं या नशीली दवाओं या ड्रग्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी के भी कहने पर आपको कोई भी नशीली दवाओं का उपयोग नहीं करना है जब तक कि उसे डॉक्टर लिख कर ना दे दे। बच्चों, आपने एड्स के विषय में तो आवश्यक ही सुना होगा कि एड्स क्या होता है। एड्स एक बीमारी होती है जो HIV नामक खतरनाक विषाणु द्वारा होती है। बच्चों, एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है, जिसका इलाज अभी तक नहीं खोजा गया है। तो बच्चों, एड्स एक खतरनाक बीमारी होती है जो HIV नामक खतरनाक वायरस या विषाणु द्वारा होती है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीरीज द्वारा भी जा सकता है। बच्चों, HIV संक्रमित व्यक्ति की सीरीज यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दी जाए तो उस स्वस्थ व्यक्ति में भी एड्स नामक रोग हो जाता है। यानी यदि किसी एड्स वाले व्यक्ति को इस प्रकार की सीरीज यानी इंजेक्शन लगा दिया जाए और यह इंजेक्शन गलती से स्वस्थ इंसान को लग जाए तो केवल इस सीरीज या इस इंजेक्शन के माध्यम से ही एक स्वस्थ व्यक्ति को भी एड्स नामक रोग हो सकता है। बच्चों, इस HIV नामक वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे पीड़ित रोगी माँ से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। यदि किसी स्त्री को एड्स रोग है और यदि वह स्त्री अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके दूध द्वारा भी
उसके बच्चे को एड्स रोग हो सकता है। इसके अलावा बच्चों, HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। जिस इंसान को या जिस व्यक्ति को यदि HIV रोग है यानी एड्स है, यदि उस इंसान के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करते हैं तो उसके द्वारा भी दूसरे व्यक्ति को एड्स नामक रोग हो सकता है। और यदि बच्चों किसी व्यक्ति को एड्स रोग है और उसकी ब्लेड द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की दाढ़ी बनाने के लिए उसी ब्लेड का उपयोग किया जाए तो उस व्यक्ति को भी एड्स नाम की खतरनाक बीमारी हो सकती है। बच्चों, इस तरह से एड्स नामक खतरनाक बीमारी कई माध्यमों से एक स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकती है। इंजेक्शन द्वारा, ब्लेड द्वारा, लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा, इन माध्यमों द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति या इंसान को भी एड्स नामक रोग हो सकता है। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में जननात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत शारीरिक व्यायाम क्यों आवश्यक होते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता किस प्रकार रखनी चाहिए, नशीली दवाओं का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए तथा एड्स जैसी बीमारी के बारे में पढ़ा। हम अपनी अगली वीडियो में कोई अन्य नए पाठ के बारे में पढ़ेंगे।